दोस्तों, आज हम नेशनलिज्म के बारे में जानेंगे। राष्ट्रवाद क्या है? यूँ तो दोस्तों हमने देखा प्राचीन समय से ही लोग जब विभिन्न समुदायों में, विभिन्न वर्गों में और विभिन्न राज्यों के अधीन शासित होते थे तो उनमें एक अपने राज्य के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण की भावना होती थी ताकि राज्य के अस्तित्व को संरक्षण प्रदान किया जा सके। और वैसे ही एक राष्ट्रवाद में हम देखते हैं कि जब भी राष्ट्र नामक शब्द या राष्ट्र नामक स्वरूप हमारे सामने आता है तो हमारे सामने एक यह मुख्य प्रश्न होता है कि राष्ट्रवाद है क्या आखिर? क्योंकि राष्ट्रवाद हम विभिन्न क्षेत्रों में देखते हैं, विभिन्न दर्शनों में हम देखते हैं और विभिन्न लेखकों की परिभाषाओं में देखते हैं। अगर हम गांधी दर्शन और टैगोर दर्शन के मध्य तुलना करते हैं तो राष्ट्रवाद की परिभाषा एक दूसरे के समानांतर होते हुए भी कुछ भिन्न है। क्योंकि गांधी दर्शन में राष्ट्रवाद जो था सत्य, न्याय, अहिंसा से निर्मित था। वहीं टैगोर दर्शन का जो राष्ट्रवाद था वो मानव प्रेम, समर्पण, निष्ठा और आध्यात्मिक जुड़ाव और विश्व बंधुत्व और कल्याण की भावना में समाहित था। इस तरीके से दोनों का उद्देश्य मानव का उत्थान था, लेकिन राष्ट्रवाद की दोनों की परिकल्पना और दोनों के वैचारिक जो संदर्भ थे वो विपरीत थे या भिन्न थे। तो दोस्तों, अब हम भारतीय संदर्भ में राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था या आज़ाद होने से पहले जो भारतीय जो लोगों का, भारत का जो स्वरूप था वो ब्रिटिशरों द्वारा निहित था, ब्रिटिशरों द्वारा निर्मित था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे रूल किया जाता था। ब्रिटिशर उसके अनुरूप नीतियाँ बनाते, अपने हितों को महत्वपूर्ण रखते हुए, अपने हितों को सर्वोच्च रखते हुए वो नीतियाँ बनाते थे और उन्हीं नीतियों के माध्यम से वो भारतीय लोगों पर शासन करते थे। यहाँ तक कि उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता था कि यहाँ के संसाधनों का, यहाँ पर निहित संभावनाओं का अधिकतम दोहन करते हुए उनको ब्रिटिश हितों के हिसाब से साधा जा सके। इसमें यहाँ की जो स्थानीय जनता थी, यहाँ के जो मूल निवासी थे, उनके हितों के साथ खिलवाड़ होता था और उनके हितों को संरक्षण प्राप्त नहीं होता था। इसी संदर्भ में हमने देखा कि विभिन्न राष्ट्रवादी नेता, विभिन्न आंदोलन में रत वो प्रतिभागी जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने एक परिकल्पना दी, एक ऐसी परिकल्पना दी जिसमें ये बताया कि एक राष्ट्र के स्वरूप को किस तरीके से निर्मित किया जाए। अगर एक राष्ट्र का स्वरूप जब सामने आता है तो वास्तव में उसके पीछे निहित राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है। क्योंकि राष्ट्रवाद की जो भावना होती है राष्ट्र के निर्माण को परिकल्पित करती है। न सिर्फ निर्माण को परिकल्पित करती है बल्कि राष्ट्र के उत्थान, उदय, उसके विकास और उसके निहित संभावनाओं को एक सुयोग्य स्थान देती है ताकि राष्ट्र को बल, हम कह सकते हैं राष्ट्र को एक आदर्श स्वरूप दिया जा सके। हमने देखा कि दोस्तों, हमने देखा रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नाइटहुड की उपाधि 1915 में दी गई थी, जॉर्ज प्रथम के टाइम में दी गई थी, जिसमें उन्हें सर के नाम से संबोधित किया जाता था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई एक ऐसी उपाधि थी जिसमें भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को एक सम्मानित स्थान दिया गया था। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को यह महसूस हुआ कि अगर हम ब्रिटानी शासन के अंतर्गत रहते हुए अपने लोगों का दमन देखते हैं, उनके अधिकारों, उनके हितों और यहाँ तक कि उनके न्याय के साथ खिलवाड़ देखते हैं, जहाँ उनकी स्वतंत्रता को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो इस जो सर की उपाधि है इसका कोई महत्व नहीं रह जा सकता है। तो यहाँ पे एक बात गौर करने लायक है कि अगर ब्रिटिशरों ने उनको सर की उपाधि दी है तो ये एक सम्मान था, लेकिन यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची जब उनको ये लगा कि एक उपाधि मुझे दी गई है, उस उपाधि के उपरांत भी किस तरीके से भारतीय लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। अर्थात यहाँ पे उन पे एक राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। अर्थात यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना निकल के आएगी किस तरीके से जब राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो व्यक्तिगत स्तर पर दिया गया लाभ, कोई पद, कोई दायित्व, यहाँ तक कि कोई, हम कह सकते हैं कि उपाधि भी मायने नहीं रखती है, वो भी शून्य हो जाती है। क्योंकि राष्ट्र को यहाँ पे उन्होंने प्राथमिकता दी गई, राष्ट्र के हितों को संरक्षण देने के संदर्भ में उन्होंने उस उपाधि को त्याग दिया। तो इस तरीके से एक राष्ट्रवाद की भावना थी। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो आध्यात्मिक जीवन शैली है, जो उनके आध्यात्मिक विचार हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ मानव के उत्थान को प्राथमिकता देते थे। उस मानव के उत्थान के माध्यम से वो ये बताते थे कि किस तरीके से एक राष्ट्र का उदय हो सकता है। वहीं अगर हम देखें तो उनमें उन्होंने मानव प्रेम, मानव उत्थान और मानव की आध्यात्मिक शक्ति, इन तीन चीज़ों को एक साथ समाहित करके राष्ट्रवाद की भावना को परिकल्पित किया था। लेकिन इसमें साथ साथ बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना भी समाहित थी। क्योंकि राष्ट्रवाद जो होता है वो सिर्फ राष्ट्र से प्रेम नहीं होता है, बल्कि उन मूलभूत भावनाओं
को खुद में समाहित करना होता है, जो किसी एक बेहतरीन निर्माण को जन्म देते हैं, चाहे वो राष्ट्र के स्वरूप में हो, चाहे अन्य राज्य के स्वरूप में हो। ऐसे ही हमने देखा कि भारत के राष्ट्रपिता जी महात्मा गांधी जी के राष्ट्रवाद में न्याय, सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व और जन कल्याण की भावनाएं समाहित थी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक राष्ट्र के स्वरूप को निर्मित किया जाए और राष्ट्र में निहित उन नागरिकों की शक्तियों, उनकी योग्यताओं, उनकी क्षमताओं को राष्ट्रीय हित के संदर्भ में किस तरीके से लागू किया जाए, किस तरीके से उसका दोहन किया जाए। ये उनकी एक राष्ट्र के प्रति एक राष्ट्रवाद की भावना थी, जिसके माध्यम से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और अपना संपूर्ण सर्वस्व निछावर किया राष्ट्र के लिए। क्योंकि अगर हम राष्ट्रवाद की भावना को एक संकीर्ण नज़रिए से देखते हैं तो दोस्तों हम पाते हैं कि हिटलर, जर्मनी का जो तानाशाह था, उन्होंने किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को परिकल्पित किया। उसमें हिंसा को प्राथमिकता दी, उसमें अन्याय को प्राथमिकता दी, उसमें वैश्विक बंधुत्व के खिलाफ भावना को प्राथमिकता दी, उसमें उन्होंने साम्राज्यवाद के विस्तार को प्राथमिकता दी और इस साम्राज्यवाद के विस्तार में उन्होंने जेनेसाइड, नरसंहार को बढ़ावा दिया, चाहे वो किसी भी कीमत में हो। तो इस तरीके से साम्राज्यवाद की भावना जो थी, अगर राष्ट्रवाद अपने चरम में होता है और वो अन्याय से परिकल्पित होता है तो वहाँ से साम्राज्यवाद जन्म लेता है। इसी साम्राज्यवाद के तहत हिटलर का उदय हुआ और हिटलर ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नरसंहार को जन्म दिया। और ये राष्ट्रवाद की अपना हिंसात्मक स्वरूप था, जो न सिर्फ राष्ट्रवाद के खिलाफ था बल्कि हिंसा को जन्म दे रहा था। क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रवाद में अगर हिटलर का स्थान देखें तो दोस्तों उसमें राज्य सत्ता को प्राथमिकता दी गई तथा राज्य की सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से किसी भी साधनों का प्रयोग करते हुए, चाहे वो हिंसात्मक हो, चाहे वो अनैतिक हो, चाहे वो हम कह सकते अन्याय से प्रेरित, उन साधनों का प्रयोग करते हुए किस तरीके से राज्य सीमा और राज्य की सत्ता को प्राप्त किया जाए, उसको विस्तारित किया जाए। यहाँ पे मानवीय मूल्यों की हत्या की जाती है, उनका दोहन अपने हित के लिए किया जाता है, जिससे क्या होता है, मानवीय मूल्य नष्ट होते हैं। तो ये राष्ट्रवाद नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के दौरान जो कुछ भी भारतीय संदर्भ में किया गया था, इससे भारतीय लोगों के हितों को ठेस पहुंची और यहीं से एक अस्तित्व की खोज हुई, एक ऐसे अस्तित्व की खोज हुई जहाँ पे एक अपना राष्ट्र हो, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, अपना एक नया स्वरूप हो। उसी नए स्वरूप को जन्म देने के लिए हमने भारत की स्वतंत्रता की खोज की और इसी स्वतंत्रता की खोज के लिए हमने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्रांतिकारियों के माध्यम से, विभिन्न नेताओं के माध्यम से, विभिन्न विद्यार्थियों के अगुवाई के माध्यम से, हम कह सकते हैं जो लोग इसमें अगुवाई कर सकते हैं उनके माध्यम से हमने एक देश प्रेम की भावना को जन्म दिया। एक ऐसा प्रेम जिसमें हम एक राष्ट्र के स्वरूप को निर्मित कर सके, उस राष्ट्र के स्वरूप में हम उसके नागरिकों को अधिकारों से लैस कर सके, उनके जीवन को संरक्षित कर सके, उनके भावी भविष्य के सपनों को संरक्षित कर सके और इन सपनों के संरक्षण के साथ साथ इन सपनों को साकार करने के लिए हम उनको एजुकेशन दे सके और उनको संसाधनों से लैस कर सके। इन सारी भावनाओं को परिकल्पित करते हुए एक राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया और जिसके तहत हमने देखा कि भारत में हमने भारत के आज़ाद होने के साथ ही भारतीय संविधान को परिकल्पित किया, ताकि भारतीय संविधान को आधार बनाते हुए हम न्याय को स्थापित कर सकें। भारतीय संविधान जो था एक न्याय की, हम कह सकते हैं कि मूर्त, न्याय का एक सर्वोच्च, वो कह सकते हैं स्वरूप है, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का आधार बना और जो अभी तक है। दोस्तों हमने देखा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जब दी गई नाइटहुड की उपाधि को जब रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किया था, तो उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो उस समय के वाइसराय थे ब्रिटिश की तरफ से, उनको एक पत्र लिखा था। उसमें गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने लिखा था कि बहुत कुछ खोने के उपरांत अंत में मैं अपने देश के लिए जो कर सकता हूँ वह यही कि सभी परिणामों को अपने ऊपर लेते हुए देशवासियों के बीच आपके विरुद्ध आवाज़ बुलंद करते हुए लाखों लोगों को अपना स्वर प्रदान करता हूँ। दोस्तों सोचने वाली बात यह है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय किस चीज़ को प्राथमिकता दी। उस समय उन्होंने मानवीय मूल्यों को, राष्ट्र के नागरिकों के हितों को और यहाँ तक कि अपने दिए गए सम्मान को उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि सम्मान का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने राष्ट्रीय हित को, राष्ट्रीय संरक्षण को, राष्ट्रीय दायित्व को प्राथमिकता दी, ताकि इसके माध्यम से अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके, अर्थात उन्हें अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं, अपने कह सकते हैं अपनी शैक्षिक गुणवत्ता को लोगों के, संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधित्व को देने का एक माध्यम बना दिया था, लोगों की आवाज़ बन गई। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एक राष्ट्रवाद की भावना परिकल्पित की जो स्वयं के उदाहरण बने। क्योंकि
क्योंकि नागरिक जब तक स्वयं में निहित क्षमता, योग्यता, निष्ठा एवं राष्ट्र प्रेम को जागृत नहीं कर सकता, तब तक राष्ट्रवाद आधारहीन एवं खोखला है। क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब है राष्ट्र में निहित, राष्ट्र के लोगों में निहित क्षमता, योग्यता, निष्ठा, प्रेम, समर्पण और राष्ट्र प्रेम, इनका एक संपूर्ण स्वरूप भारत के निर्माण में किस तरीके से सहयोग दे, भारत के निर्माण को किस तरीके से स्वरूप दे, ताकि भारत अपनी योग्यताओं के माध्यम से ऊपर उठ सके, भारत उसके नागरिकों की क्षमताओं, योग्यताओं एवं उसके संरक्षण के माध्यम से ऊपर उठ सके। इसके नीचे, इसके पीछे दायित्वबोध, कर्तव्यबोध, अधिकारबोध छुपा होता है। जब हम दायित्वबोध, कर्तव्यबोध एवं अधिकारबोध को जागृत करते हैं, तब एक राष्ट्र अपने नए स्वरूप को प्राप्त करता है। वहां से निकल के आती है राष्ट्रवाद की भावना। दोस्तों, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद की परिभाषा दी थी, तो उन्होंने कुछ कथन कहे थे, या उन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा को इस प्रकार परिकल्पित किया था। राष्ट्रवाद का सच्चा समर्पण बुद्धिमत्तापूर्ण, राष्ट्रवाद का सच्चा समर्पण का अर्थ है बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सभी भारतवासियों को अपने आपस में मिलजुल कर पवित्रतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक एवं पूर्णतया अपने तरीके से जीवन जीने योग्य वातावरण का निर्माण करना। सभी लोगों को अपनी बौद्धिक क्षमता का अनुसरण करते हुए विशिष्ट सांस्कृतिक गुणों का विकास करते हुए उच्चतम पूर्णता को प्राप्त करना। तो दोस्तों, यहाँ पे गौर करने लायक क्या है, उन्होंने बताया कि लोगों में निहित क्षमता, उनकी स्वतंत्रताएं, उनकी पवित्रता, उनका आपसी सामंजस्य, उनमें निहित योग्यता, उनकी बौद्धिक क्षमता और तथा विशिष्ट वो सांस्कृतिक गुण जिनके आधार पर वो खड़े होते हैं, जिनके आधार पर उनका जीवन टिका हुआ है, और साथ ही उनके संपूर्ण विकास के लिए उनकी बौद्धिक योग्यता के संपूर्ण स्वरूप को अगर हम निर्मित करते हैं और इसको प्राप्त करते हैं, तो इससे हम एक उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करेंगे, और यही उच्चतम स्वरूप राष्ट्रवाद है और राष्ट्र के निर्माण में सहायक होगा। क्योंकि दोस्तों, हम देखते हैं राष्ट्रवाद की भावना का जन्म तब हुआ जब भारतीय लोगों को उनकी स्वतंत्रता, उनकी अधिकार, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी संभावनाएं और उनकी आवश्यकताओं से हीन कर दिया गया, से रहित कर दिया गया। तब यहाँ पर भारत में राष्ट्रवाद ने जन्म लिया, क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक आंदोलन के खिलाफ विद्रोह की एक उपज है ये। क्योंकि जब ब्रिटिश औपनिवेशिक आंदोलन के खिलाफ हम लोगों ने विद्रोह किया, भारतवासियों ने विद्रोह किया, तो कहीं ना कहीं उसमें एक आवश्यकता छुपी हुई थी, एक ऐसी आवश्यकता जो स्वयं को प्रतिनिधित्व देने के लिए थी। लोगों को ये महसूस हो रहा था कि वो स्वयं भी अपने अस्तित्व की खोज में कहीं खो गए हैं। तब उन्होंने संपूर्ण सभी लोगों ने मिलजुल कर आंदोलनों को अपने आवाज़ में ढाला और अपने हिसाब से उसको निर्मित किया। इस तरीके से राष्ट्र के स्वरूप को खोजने की कोशिश की। इसी खोज में राष्ट्रवाद ने जन्म लिया, जिसमें त्याग दिखा, निष्ठा दिखी, प्रेम दिखा। क्योंकि अगर हम गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में देखें, तो वो एक व्यक्ति विशेष का त्याग नहीं था, वो एक व्यक्ति विशेष में निहित उस राष्ट्रवाद के प्रति त्याग था जो राष्ट्र को एक नया स्वरूप देना चाहता था। उन्होंने अपनी आवाज़ के माध्यम से उन संपूर्ण भारतीय नागरिकों को एकत्रित करने की कोशिश की, जो कहीं राष्ट्रवाद की भावना जिनमें सोई हुई थी, उन्होंने उसको जगाया। उन्होंने अपने आंदोलन का उद्देश्य बताया, आंदोलन के उद्देश्य की प्राप्ति बताई, और उसके बाद बताया किस तरीके से तुम लोगों का एक नया स्वरूप निकल के सामने आएगा, किस तरीके से जब आप लोग आज़ाद होंगे तो एक नए भारत में आप जी रहे होंगे, किस तरीके से आप संभावनाओं में अपनी संभावनाओं के साथ स्वयं को प्रतिनिधित्व दे रहे होंगे। और यह सब तब होगा जब एक भारत एक नए स्वाधीनता के रूप में सामने आएगा, भारत एक नए आज़ादी के रूप में सामने आएगा। और यह सब संभव हुआ विभिन्न लोगों के सहयोग से, जिनमें ये राष्ट्रवाद की भावना छुपी हुई थी, और जिन्होंने अपनी उस भावना के माध्यम से लोगों के सहयोग को प्राप्त किया। क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना में निष्ठा, प्रेम, समर्पण, त्याग और बौद्धिक क्षमता और निर्णयन क्षमता छुपी होती है, और जो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राष्ट्र के पोषण के लिए भी आवश्यक होती हैं, और इस तरीके से अन्य लोग भी इस भावना के साथ जुड़ते चले गए। दोस्तों, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इंडिया प्रेयर शीर्षक के अंतर्गत रचित कविता में उनकी देश प्रेम की परिकल्पना का संक्षिप्त वर्णन मिलता है, जिसको मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। कि टैगोर इस तथ्य के प्रति संवेदनशील थे कि देश के लिए निरंकुश शासन संपूर्ण देश के ऊपर अत्याचार है। देश के लिए निरंकुश शासन संपूर्ण देश के ऊपर अत्याचार है। एक राष्ट्र जो देश के ऊपर अत्याचार करता है, एक राष्ट्र जो देश के ऊपर अत्याचार करता है, एक राष्ट्र जो स्वयं अनैतिकता को बढ़ावा देता है, वह देश की अखंडता को सड़क पर ला देता है। एक राष्ट्र जो स्वीकार करता है कि लूटपाट, चोरी, डकैती ही राष्ट्रवाद है, तो वह अपने आदर्शों को स्वयं विकृत कर देता है। और जो राज्य समाज की विकास की प्रक्रिया के न केवल भीतर से उपजा हो, उसके नीचे केवल स्वतंत्रता ही पनप सकती है।
यदि अंग्रेज शासकों की जगह भारतीय शासक तब भी स्थिति बदलने यदि अंग्रेज शासकों की तरह भारतीय शासक भी हों तब भी स्थिति बदलने वाली नहीं है। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि अगर हमने भावनाओं, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं और हमारी आवश्यकताओं में कहीं अहिंसा, अन्याय, अनैतिकता और स्वयं को किसी भी कीमत में महत्व देना, लाभ, लालसा और दूसरों के अधिकारों का हनन करना, ये भावना छुपी हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे हैं या इस भावना के साथ भारतीय लोग ही भारत में शासन कर रहे हैं। तो टैगोर का राष्ट्रवाद जो था, राष्ट्रवाद का राजनीतिक और आर्थिक संगठनात्मक आधार में बढ़ोतरी और मानवीय श्रम की बचत कर अधिक स्वतंत्रता हासिल करने का प्रयास है। राष्ट्रवाद का राजनीतिक और आर्थिक संगठनात्मक आधार में राष्ट्रवाद का राजनीतिक और आर्थिक संगठनात्मक आधार में बढ़ोतरी और मानवीय श्रम की बचत कर अधिक स्वतंत्रता हासिल करने का प्रयास है। राष्ट्रवाद की धारणा मूलतः राष्ट्र की समृद्धि और राजनीतिक शक्ति में बढ़ोतरी की इस संकल्पना ने देशों में पारस्परिक देश घृणा और भय का वातावरण बनाकर मानव जीवन को अस्थिर और असुरक्षित बना दिया है। वह सीधे सीधे जीवन के खिलवाड़ है, क्योंकि राष्ट्रवाद की शक्ति का प्रयोग बाहरी संबंधों के साथ ही राष्ट्र की आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करने में भी होता है। ऐसी स्थिति में समाज पर नियंत्रण बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में समाज और व्यक्ति के निजी जीवन पर राष्ट्रवाद छा जाता है और यह एक भयावह नियंत्रणकारी स्वरूप हासिल कर लेता है। दुर्बल और असंगठित पड़ोसी राज्यों पर अधिकार करने की कोशिश राष्ट्रवाद का स्वाभाविक प्रतिफल है। इससे पैदा हुआ साम्राज्यवाद अंततः मानवता का संहारक बनता है। तो दोस्तों, उन्होंने इस चीज़ को वर्णित करने की कोशिश की है कि राष्ट्रवाद अगर साम्राज्यवाद का स्वरूप ले लेता है, अर्थात राष्ट्रवाद जिसे हम कहते हैं, अगर उसमें अन्याय, अनैतिकता, अधर्म और अशिष्टता और हम कह सकते हैं कि अधिकतम लाभ की भावना, वो भी अनैतिक साधनों का प्रयोग करते हुए, और लोगों के अधिकारों का हनन, लोगों में निहित क्षमताओं का दुरुपयोग और उनका दुष्प्रेरित भावना से उनका दोहन करना, अगर ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं तो फिर राष्ट्रवाद एक खोखली परिभाषा के रूप में या एक खोखली परिकल्पना हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रवाद यहाँ से साम्राज्यवाद का स्वरूप ले लेता है। क्योंकि तब लोग अपने अधिकारों का प्रयोग दूसरों के अधिकारों के अतिक्रमण में कर रहे होंगे। जब लोग अपने अधिकारों का प्रयोग दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने या उनका हनन करने में करेंगे, तो तब यहाँ पे क्या होता है, तब यहाँ पे दो शक्तियों के मध्य संघर्ष होता है। एक शक्ति शासित होती है, दूसरी शक्ति शासन करती है। अतः शासित जो शक्ति होती है, जिस पे शासन किया जा रहा है, वो दमित होती है। उसकी योग्यताओं, विकसित क्षमताओं का दोहन अपने लाभ के लिए किया जा रहा होता है। तो यहाँ से स्वतंत्रता का जन्म होता है और साम्राज्यवाद का स्वरूप ही यह है, और यहीं से क्रांति भी जन्म लेती है। क्योंकि साम्राज्यवाद जब अपने चरम सीमा पे होता है तो वहाँ पे लोगों का असंतोष, अन्याय, अनैतिकता भी अपने चरम पे होती है, और लोग यहाँ से अपने अस्तित्व की खोज करते हैं। लोगों को लगता है कि जहाँ हम जी रहे हैं, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, ये अपनी यहाँ पे अपनी कोई एक स्वतंत्र इच्छा नहीं है, एक स्वतंत्रता नहीं है, एक अपना स्वतंत्र उत्तरदायित्व नहीं है। हम कह सकते हैं कि अपना स्वतंत्र स्वरूप है ही नहीं। हम लोगों की इच्छाओं के माध्यम से शासित हो रहे हैं। हमारा कोई एक स्पष्ट दायित्व है ही नहीं। हम किस तरीके से अपने अस्तित्व को खगालें, किस तरीके से अपने अस्तित्व को खोजें, यह प्रश्न उनके सामने एक ज्वलंत प्रश्न बनकर सामने आता है। और इसी के तहत कह सकते हैं कि हिंसा, अन्याय, अत्याचार, क्रांति जन्म लेती है, और ये कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद की चरम सीमा है। तो दोस्तों, आज हमने राष्ट्रवाद को जानने की कोशिश की। हमने जाना कि राष्ट्रवाद वास्तव में क्या होता है। राष्ट्रवाद सिर्फ भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोगों के ऊपर किया गया राष्ट्र के प्रति शासन मात्र नहीं है, बल्कि किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोग, उन लोगों की भावनाएं, उन लोगों की क्षमताएं, उनमें निहित योग्यता, उनकी उनके अधिकारों का संरक्षण और उनमें निहित संभावनाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए योग्यता, ये सारी चीज़ें राष्ट्रवाद में आती हैं, ताकि हम एक राष्ट्र को स्पष्ट रूप से प्रबल कर सकें। ये सारी चीज़ें राष्ट्रवाद के तथ्य हैं। राष्ट्रवाद में निहित राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक अवयव हैं। बिना इनके राष्ट्रवाद की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर हम एक परिवार को संपन्न बनाना चाहते हैं, परिवार को एक विकासात्मक स्वरूप में ले जाना चाहते हैं, तो हमें क्या, हमारा दायित्व ये होता है कि परिवार की जो मॉनिटरिंग है, परिवार का जो मुखिया है, परिवार के जो आपसी संबंध हैं, चाहे वो पुत्र पिता के मध्य हों, भाई भाई के मध्य हों, भाई बहन के मध्य हों,
या अन्य जो संबंध है उनमें एक मधुरता होगी, मधुरता होनी चाहिए। और ये मधुरता कब होगी? जब हम में एक दूसरे के प्रति समझ होगी, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, हम एक दूसरे की क्षमताओं का आकलन कर रहे होंगे, एक दूसरे की क्षमताओं का सम्मान कर रहे होंगे। कमज़ोर कमज़ोर हम कह सकते हैं कि ताकतवर के मध्य एक समन्वय की स्थिति होगी। तो इस तरीके से हम एक उस परिवार को एक दायित्वपूर्ण स्थिति में ला पाएंगे, उस परिवार को एक विकास दे पाएंगे। और यही स्थिति हमारे राष्ट्रवाद की होती है, क्योंकि राष्ट्रवाद लोगों में निहित क्षमताओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करता है, लोगों की योग्यताओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करता है, लोगों को निष्ठा, प्रेम और समर्पण से जोड़ने की बात करता है, लोगों को बताता है कि तुम्हारा त्याग, तुम्हारा बलिदान और तुम्हारा समर्पण किस तरीके से राष्ट्र को एक नया अस्तित्व दे सकता है। और ये त्याग, बलिदान और समर्पण जो होता है वो मानवता की एक मिसाल होती है। और यही सारी चीज़ें राष्ट्रवाद के लिए अति आवश्यक हैं। तो आई थिंक दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।